हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो सभी छोटे बड़े एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको हम लोग ये कोशिश करेंगे हिस्ट्री का वह सब टॉपिक हम लोग कवर करें जिससे क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमारे नोट्स और हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे, हर एक वह एरिया को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा उसके बाद अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा करके जो हमारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है आप उसको देखिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन बन जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके दूसरे साथियों को भी हेल्प मिल सके। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो तो आप MCQ ज़रूर लगाइएगा, चाहे किसी भी बुक से हो, PYQ हो, घटना चक्र हो, जो भी आपको मिले, जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो उसको आप MCQ लगाइएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सामान्य परिचय। इतिहास का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास शब्द का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो हम लोग जानते हैं इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक शब्द जो है हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना या जांच पड़ताल करना। इंग्लिश में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लर्निंग थ्रू रिसर्च। इतिहास जो है अतीत का वैज्ञानिक इतिहास अतीत का जो वैज्ञानिक अध्ययन है। और हम लोग स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छे से जो बीता हुआ कल है उसको इतिहास में समराइज किया जाता है। ये हम लोग बचपन में पढ़ा है। बीती हुई बातों को चरणबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है इतिहास कहलाता है। और हम लोगों को क्या है, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और इतिहास हम सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास का सामान्य परिचय। अब हम लोग इतिहास के बारे में आगे जानने से पहले हम लोग जानेंगे जो इतिहास का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री किया गया है। ये जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है, इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके डिस्प्ले पे है प्राग ऐतिहासिक काल। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं, और एक है ऐतिहासिक काल। अब हम लोग 1 बाई 1 करके देखेंगे किसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। हाँ, हम लोग उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वह मिलते हैं, जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाते हैं जो ये मानव इतिहास का एक पार्ट है। और हम लोग इसको एक अलग कैटेगरी में डालें जिसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो देखते हैं इसमें इतिहास का अध्ययन इस जो काल में है, इतिहास का अध्ययन जो किया गया है पुरातात्विक साक्ष्य से किया गया है, जैसे औजार, हड्डियाँ, गुफा और चित्र। लेकिन उस सब को देख करके लैब में टेस्ट करके पता चला है जो यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट करता था, और हम लोग वही जानते हैं, और इसका कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है। मानव जीवन जो था आदिम था और बहुत ही सिंपल था, सरल था। लोग का यहाँ मुख्य कार्य था शिकार संग्रह करना। धीरे धीरे यहाँ से कृषि भी करने लगे थे और आग का उपयोग और औजारों का निर्माण शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है, आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उप विभाजन भी किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को ये फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण युग, एक है नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग जो है इसमें जो लोग थे मुख्यतः जो मतलब मनुष्य थे वह शिकारी थे या भोजन संग्राहक। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार का विकास हो गया था, आंशिक रूप से लोग औजार वगैरह का यूज करने लगे थे। और नव पाषाण युग में जो था कृषि अस्थायी हो गई थी और बस्तियाँ वगैरह बसने लगे थे। तो ये 3 है, इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस आपका हिस्ट्री का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग ऑन एन एवरेज पढ़ लेते हैं, मोटा मोटी ये अंदाज़ा हो जाएगा। हर काल को हम लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को ये कवर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये एक ऐसा काल है जो ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के बीच का जो ये काल है उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस काल में लिपि तो मौजूद थी लेकिन इसे अभी
पूरी तरीके से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में। इसलिए इसकी जानकारी को हम लोग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मानते हैं या अधूरी जानकारी मिलते हैं। और इसमें नगर सभ्यता का विकास हो चुका था। लोग जो थे घुमंतू न रहकर एक फिक्स प्लेस पे रहने लगे थे। जैसे फिक्स प्लेस पे रहना स्टार्ट किए तो एग्रीकल्चर का भी विकास हो गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा आदि ऐतिहासिक काल का जो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो आदि ऐतिहासिक काल के बाद प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के बाद हिस्ट्री पीरियड आता है। यह वह काल है जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध है, इसलिए इसको हम अलग कैटेगरी बना दी क्योंकि इसका जो है लिखित जो अभिलेख है उपलब्ध है, इसकी जानकारी हमें सटीकता से मिल पाती है क्योंकि इसका एविडेंस लिखित में है। ठीक है, इतिहास का अध्ययन लिखित स्रोतों से किया जाता है, जैसे शिलालेख, पांडुलिपियाँ और अभिलेख। इससे क्या होता है, घटनाओं की जानकारी स्पष्ट और प्रमाणिक होती है। राज्य शासन, धर्म, संस्कृति और व्यवस्थित विकास का भी एविडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, समय अवधि इसका 600 ईसा पूर्व से अभी तक जो है ऐतिहासिक काल चला है। विशेषता क्या है इस काल का, क्योंकि ये विश्वसनीय है और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसको हम अच्छे से देखते हैं हमें। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका मुख्य जो सोर्स रहा है तीनों हिस्टोरिक पीरियड का, इसका कौन कौन हम लोगों ने देखा, फिर एक बार हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का जो एविडेंस रहा है, मुख्य स्रोत रहा है औजार, हड्डी, गुफा में चित्र बना हुआ था वो, और पुरातात्विक और भी अदर पुरातात्विक जो अवशेष है वह रहा है। आदि ऐतिहासिक काल में मृदभांड, मोहरे, स्थापत्य अवशेष और अपठित लिपि है। मृदभांड क्या होता है, मिट्टी का जो बर्तन मिले हैं, इससे यह प्रूव होता है कि यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट करता था। और ऐतिहासिक काल तो हम लोग जानते हैं, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, सिक्के, अभिलेख, साहित्य, ये सब क्या है ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत है। इतिहास बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास को पथ प्रदर्शक भी कहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है। इतिहास में पीछे हुई इवेंट को से कुछ सीख करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो हम लोग एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंक्लूड करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी कलेक्ट करते हैं, हमें मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल लिपि मौजूद थी पर पढ़ी नहीं जा चुकी, इसलिए जानकारी अधूरी मानते हैं। ऐतिहासिक काल लिखित अभिलेख है, यह घटनाओं की स्पष्ट और प्रमाणिक वर्णन भी करता है। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए हम लोग देखेंगे, इतिहास जो है हमारे अतीत को समझने और भविष्य की निर्माण करने का प्रेरणा भी देता है। तो ये हमारा इतिहास का कुछ वर्गीकरण रहा। अब हम लोग आगे भारतीय इतिहास को देखेंगे। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा, अब हम लोग भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, जिसको हम लोग स्टडी के लिए, ताकि स्टडी करने में ईजी हो जाए, पढ़ने में ईजी हो, इसके लिए हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और एक हम लोग चौथा पार्ट भी मान करके चलते हैं, लेकिन ये आधुनिक जो पीरियड है उसी का, मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग हमने अपने नोट में दिखा दिया है। आप चाहे तो एक साथ भी इस दोनों को पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास का जो वर्णन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक जो हमने पार्ट बनाया, प्राचीन भारतीय इतिहास है जो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के 712 AD तक चला। यह आरंभ इसका मानव के प्रारंभिक विकास से लेकर के 712 ईस्वी तक मानते। इसकी विशेषता, इस काल में भारतीय सभ्यता की बुनियाद पड़ी और वैदिक संस्कृति, महाजनपद और धर्म ग्रंथ, विज्ञान, कला, साहित्य का विकास हुआ। मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम पीरियड रहा है 712 AD से 1707 AD तक रहा है। इसकी विशेषता, इस काल में हम मुस्लिम शासकों का आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत साम्राज्य की स्थापना, प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला, सूफी भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। इससे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आधुनिक इतिहास में हम लोग देखते हैं, जिसका आरंभ 1707 से लेकर 1947 तक चला था। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें मुगल साम्राज्य का जो पतन, क्योंकि हम लोग जानते हैं औरंगजेब 1707 में, औरंगजेब के बाद हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। और इसी समय यूरोपीय कंपनी का आगमन, ब्रिटिश सत्ता का स्थापना,
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का विकास इसी काल में हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास, जो 1947 से अभी वर्तमान तक चल रहा है। इसका आरंभ 15 अगस्त 1947 से लेकर वर्तमान तक है। इसमें हम लोग इसकी विशेषताएं, भारत की स्वतंत्रता, संविधान निर्माण, गणतंत्र की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाएं, राजनीति व आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक प्रगति का अध्ययन। ठीक है, तो ये सब आपका आता है 1947 के बाद वाला जो स्वतंत्रता पश्चात भारतीय इतिहास है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास का जो है, इसमें आपका हम लोगों ने देखा था प्राचीन इतिहास में पाषाण काल है जिसमें आदि मानव काल। इस समय क्या थे, औजार पत्थर के बने थे और इसमें 3 काल भी थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद वैदिक काल युग ये स्टार्ट हो जाता है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्य समाज का विकास हुआ, धर्म, शिक्षा और जीवन की स्थापना हुआ। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त काल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पूर्व मध्य काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी के बारे में, महाजनपद एवं और दक्षिण भारत का इतिहास। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे। याद करने योग्य बातें, हम लोग कुछ की पॉइंट को हम लोगों ने इस बॉक्स में दिया है, जो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत का उसका आक्रमण और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मॉडर्न इतिहास का स्टार्टिंग ही माना जाता है और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों को, हम लोगों ने देखा इतिहास को कितने पार्टों में वर्गीकृत किया गया है और हम लोगों ने देखा इसे स्टडी के लिए, स्टडी में आसानी हो इसके लिए भारतीय इतिहास को भी 3 पार्टों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार था: एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास; मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास; और मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत का इतिहास था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे इतिहास का सोर्स क्या क्या है, उसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ेंगे। पहले देखा था जो प्रागैतिहासिक काल का क्या सोर्स है, हिस्टोरिक पीरियड का क्या सोर्स है, उसको हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज, साहित्य स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक जो स्रोत रहे हैं, जिसको हम लोग रिलीजियस सोर्स बोलते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य, उसके बाद वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक सोर्स में देखेंगे, हिस्टोरिकल सोर्स में हम लोग देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है, अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का कलहन का राज तरंगिणी है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, और कुछ विदेशी यात्री के भी अकाउंट्स वगैरह है जो विदेश से आकर के इंडिया के बारे में जानकारी लिखी अपने बुक में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब मेन सोर्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुरातात्विक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे पेंटिंग हो गया, मूर्ति और हो गया, सिक्के मिले, अभिलेख मिले, स्मारक, मोहरे, इस सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक, तो हम लोग आते हैं धार्मिक स्रोत में। धार्मिक स्रोत में वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेद आ जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण और महाभारत। जैन साहित्य में आगम, भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, परिष्ठ बर्मन, और लास्ट है आपका कल्पसूत्र। बौद्ध साहित्य में हम लोग देखेंगे त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो। ऐतिहासिक स्रोत में हम लोग ये सब देख ही लिए, अर्थशास्त्र, राजनीति, हर्ष रचित जो है सो, और राजाओं की राजनीति, प्रशासन एवं समाज की जानकारी हमें मिलती है उस समय का। विदेशी यात्री जैसे चीन से जो आए हुए थे फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। यूनानी में था मेगास्थनीज, डाइमेकस, टॉलमी। उसके बाद अरबी विदेशी यात्री था अल-बरूनी, इब्न बतूता, अल-मसूदी, और अन्य जो थे तारानाथ जो थे तिब्बत से या उसको मध्य एशियाई से आए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जो है भौतिक अवशेषों को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, है कि नहीं। इसमें क्या हो सकता है, फोटो, पेंटिंग्स वगैरह जो अर्ली ह्यूमन थे उनसे लिखना उतना नहीं आता था, तो अपनी जो भी भावनाएं थे
पेंटिंग्स के रूप में वह व्यक्त करते थे। तो भीमबेटका अजंता एलोरा की चित्रकारी अभी भी देखने को मिलेगा, वहाँ से देखने को मिलता है आदि मानव की जीवन संस्कृति कला कैसा था। आप लोग को कभी समय मिले तो ज़रूर जाइए भीमबेटका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता एलोरा की गुफाएँ, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी भी प्रागैतिहासिक पीरियड का जो आदि एंशिएंट अर्लियर ह्यूमन द्वारा जो बनाया गया पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद मूर्ति में भी हम लोग बहुत टाइप के हमें आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर मिला है, जैसे गंधार, मथुरा, अमरावती कला मूर्ति थी, मतलब ये सब मूर्ति की कला, मूर्ति बनाने का जो कला है सो है। उसके बाद बहुत सारे सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब होता है पंच कॉइन, जिसको क्या किया जाता है किसी भी मेटल पे अपना मुहर लगा के पंच करके दे दिया जाता था। गुप्त व कुषाण कालीन सिक्के, ठीक है। और अभिलेख जैसे कि अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख आदि, ये सब क्या है अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस है, स्मारक, महल, किले, स्तूप, विश्वविद्यालय, वास्तुकला भी, ये सभी क्या है एक इतिहास का आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में हम रखते हैं। मोहरे हड़प्पा एवं अन्य स्थलों से प्राप्त मोहरे व्यापार, धार्मिक मान्यताओं और प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है। साहित्यिक स्रोतों का महत्व में हम लोग देखते हैं इसमें उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं। उसके बाद पुरातात्विक जो सोर्स है, इसमें आपको देखने को मिलेगा इतिहास को वैज्ञानिक और प्रामाणिक आधार देते हैं। दोनों स्रोतों के समन्वयन से ही प्राचीन भारत के सच्चे और पूर्ण इतिहास का पुनर्निर्माण संभव है, क्योंकि क्या है हम लोग दोनों को देख करके ही एक सही कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं, इतिहास हमारा कुछ इस प्रकार था, और ये एविडेंस भी मजबूत हो जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुख्य क्षेत्र, हम लोग जो भी ऊपर का सोर्स देखा, इससे हमें निम्न एरिया का जो जानकारी मिलता है, राजनीति कैसा था, शासन व्यवस्था कैसा था, सोसाइटी कैसा था, कल्चर कैसा था, धर्म और आस्थाएं उस समय कौन कौन से थे, कैसे थे, अर्थव्यवस्था और व्यापार कैसे चलता था, उस समय का एजुकेशन कैसा था, उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, टेक्नोलॉजी कैसा था, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलता है। चलिए फिर हम लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दो प्रकार का सोर्स होता है, एक होता है साहित्यिक सोर्स, एक होता है पुरातात्विक सोर्स। साहित्यिक जो स्रोत होते हैं उसको अभी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धार्मिक, ऐतिहासिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक जो स्रोत है इसे अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि क्या है लिटरेरी सोर्स में कुछ गलत भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता ही था जिस समय जिस राजा का प्रभुत्व होता था उसके हिसाब से हिस्ट्री मॉडिफाइड होता था, ठीक है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है। उस समय का था मूर्ति, चित्र, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मोहरे, ये सब मौन साक्षी है। हालांकि मतलब ये सब क्या ये बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक विश्वसनीय साक्ष्य है। इनसे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्मकला और शिक्षा और तकनीकी जानकारी मिलती है। इन स्रोतों के बिना प्राचीन इतिहास की कल्पना अधूरी है, ठीक है। भारत का नामकरण, अब हम लोग देखते हैं हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। हम लोग देखते हैं हमारे भारत का नाम कहीं इंडिया है यूज होता है, कभी हम लोग भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और भी बहुत सारा अन्य नाम है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम लोग अब उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे प्यारे देश का नाम जो है भारत कैसे पड़ा। तो इसके 2-3 थ्योरी बनते हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं, जिससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन में सूटेबल लगे आप उसको बनाए करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ वैदिक आधार पे जो कहा गया, वैदिक आधार है, ऋग वैदिक जो डिफरेंस है उससे हमें ये पता चलता है। ऋग वैदिक जो आपका मतलब रीजन था, पीरियड था, उसमें भरत नाम का एक जनजाति या भरत का मतलब उल्लेख मिलता है। भरत क्लेन मतलब एक भरत कबीला था, उसका उल्लेख मिलता है, और इसी कबीला और जनजाति के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, एक ये है। दूसरा जो है पुराण एवं महाकाव्य में भारत और महापुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। यह नाम राजा भरत से भी जोड़ा जाता है, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। भौगोलिक अवधारणा जो है इसमें प्राचीन ग्रंथों में ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भारत को जम्बूद्वीप बताया गया है, जम्बूद्वीप का एक भाग बताया गया, तो हम लोग इसको देखें, जम्बूद्वीप का एक भाग बताया गया है। संवैधानिक मान्यता भारत डेट इज इंडिया, संविधान में जो लिखा है भारत डेट इज इंडिया, मतलब भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया हमारे देश का नाम
एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैसे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो इंडिया जो ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस है उसमें है। तो यूनानियों ने सिंधु नदी इंडस वैली रिवर को इंडस कहा है और इसी से इंडिया शब्द बना है। इस शब्द की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड हम लोग कहते हैं इंडस, इंडस से इंडोस बना और इंडोस से इंडिया बन गया। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं जो ये ग्रीक इन्फ्लुएंस के कारण, ग्रीक मतलब यूनानियों ने इंडस रिवर के आसपास जो बसे जगह थे उसको इंडस कहा और इंडस से इंडिया बना। इसका भौगोलिक आधार जो है भारत का नाम सिंधु नदी के आधार पर रखा गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इंडस रिवर के आधार पर रखा गया है। ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान। इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो ये जो है फारसी प्रभाव के कारण, ये कुछ फारसी शब्द है, जैसे फारसियों ने सिंधु को हिंदू कहा है, इसलिए इस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। जहाँ हिंदू के रहने वाले जो भूमि है इसे हिंदुस्तान कहा गया है। ऐतिहासिक उल्लेख जो मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध जो एक फारसी इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज, उन्होंने अपने ग्रंथों में या जो भी उनका जो पुस्तक है उसमें हिंदुस्तान शब्द का यूज किया है इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। तो ये एक है। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं की भूमि, सिंधु के पार की भूमि। यहाँ उस समय मोस्टली हिंदू रहते थे, इसलिए यह हिंदुओं का भूमि कहा गया है और उसे ही हिंदुस्तान कहा गया। कुछ अन्य की फैक्ट भी है जिसको हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में अगर ऑप्शन इससे रिलेटेड रहे तो हम लोग वहाँ सही कर पाएंगे। भारत, भारत का नाम जो है प्राचीन और सांस्कृतिक है। इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय उपयोग में अधिक प्रचलित है। हिंदुस्तान नाम मध्यकालीन फारसी प्रभाव का परिणाम है, क्योंकि अब देखते हैं एग्जाम जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो हो सके स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछा जा सके, तो इसको हम लोग बहुत ही इंडेप्थ में पढ़ेंगे। तीनों नाम की समृद्धि इतिहास और संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। इसका मतलब हम लोग का जो भारत है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, यह क्या है, इतिहास की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है कि नहीं। हमारा इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही रिच रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। भारत जो मिलता है ऋग्वेद में, भरत जनजाति, पुराणों में भी भारतवर्ष का उल्लेख है, जम्बू द्वीप का इसे एक भाग कहा गया है। इंडिया यह इंडस नाम से बना है, यह यूनानी प्रभाव से उत्पन्न नाम है। हिंदुस्तान यह फारसी शब्द से उत्पन्न सिंधु के पार की भूमि को हिंदुस्तान कहा है। ठीक है। तो कुछ इसको है, आप अपना देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। और PDF चाहिए तो कमेंट में आप लिख के बताइए, PDF हम आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे। थैंक यू। अब हम लोग इतिहास का जो सोर्स है उसके दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं, जो कि है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य से भी हमें इतिहास के, भारतीय इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलता है। वैदिक काल में हमारे भारत का इतिहास कैसा था, धार्मिक स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, आर्थिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर हुआ कैसा था, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग पहले वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद जो है, वेद आपका भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इंडिया ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वह वेद है। इसे आपौरुषे कहा गया है। आपौरुषे मतलब किसी भी आदमी या मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया है। यह क्या है, श्रुति साहित्य है। इसे क्या है, भगवान द्वारा सुन करके लिखा गया है। ठीक है। और इसे नित्य कहा गया है। इनका जो कंपाइलर है, संकलनकर्ता, कृष्ण द्वापायन और वेदव्यास को माना जाता है। इसको आप याद कर लेंगे। तो वेद का जो कंपाइलर है, संकलनकर्ता है, कृष्ण द्वापायन और वेदव्यास को माना गया है। ठीक है। अब वेद हम लोग देखते हैं, वेद पहले कितने हैं। वेद जो है कितने हैं, वेद 4 वेद हैं। ठीक है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ये 4 वेद हैं, लेकिन इस 3 जो वेद है इसको वेद, इस ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया वेद त्रयी कहा गया। इस तीनों को सामवेद, ऋग्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। और ये जो है ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ये PPT बनाने में गलती हो गया है, इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। ये जो है, एक सेकेंड, ये कुछ नहीं है, इसको आप देख लेंगे। और ये जो है ऋग्वेद के, ये जो है आपका ऋग्वेद के बारे में ये जानकारी है। ये जो है ऋग्वेद के, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऋग्वेद, RING, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में ये जानकारी देता है। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये ऋग्वेद का है जानकारी, है कि नहीं, ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी देता है। तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 85 अनुवाक्य है, 1028 सूक्त है जो एग्जाम में पूछा जाता है, 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है। तो हम लोग देख लिए, ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। अब हम लोग देखें वैदिक साहित्य में,
वैदिक लिटरेचर में क्या आता है? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। अरण्यक वह है जो जंगल में रह करके ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया जो वैदिक साहित्य है, उसको हम लोग अरण्यक बोलते हैं। उपनिषद है, और ये आपका 4 मुख्य वैदिक साहित्य है जिससे भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य की विशेषताएं। वैदिक साहित्य की कुछ विशेषताएं रही है जो हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इतिहास व प्राचीन धार्मिक विश्वास ईश्वर पे रहा है वैदिक साहित्य में। ऋग वेद का जो पाठ करता है उसे होतरु कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप कर लीजिएगा। 4 ऋत्विज होता है, होतरु, उग्राता, आधर्यु और ब्रह्मा। वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल में ऋग वेद में जो है गाय को अघन्या कहा गया है, ब्रह्मा का उल्लेख है, आत्मा का उल्लेख नहीं है, वामन अवतार का उल्लेख, ये सब ऋग वेद में है। ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, वे अपौरुषेय हैं, जो किसी द्वारा लिखा नहीं गया है, यह डायरेक्ट गॉड गिफ्टेड है। संकलन करता कृष्ण द्वापायन और वेद व्यास है। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है, इसलिए इसे वेद त्रय नहीं कहा गया, 3 को ही वेद त्रय कहा गया, जो एक ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। वैदिक साहित्य का प्रमुख भाग। वैदिक साहित्य का जो प्रमुख भाग है उसको हम लोग देखते हैं। संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है। वैदिक साहित्य में ईश्वर को ऋत्विज और गाय, ब्रह्म का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के कुछ ऐसे मंडल है, प्रमुख मंडल है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। ये आपके लिए बोले तो भी आई है, बहुत ही भी आई है, ये भी आई लगा लीजिए, ये बहुत भी आई है। तो हम लोग ऋग्वेद के कुछ मंडल के बारे में, जो ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है, 3rd चैप्टर कह ले, तो उसमें दिया गया है, यह विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, कौन से मंडल में है? तो 3य मंडल में है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ओके, और इसमें क्या है? विश्वामित्र नदी संवाद भी इसमें मिलता है। एक है 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। इसमें दशराज युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशराज युद्ध की जानकारी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में। 8वां मंडल को हम लोग देखेंगे, इसमें हस्त ऋचाओं का संकलन है, जिसे हम लोग खील बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा हस्तलिखित ऋचाओं का संकलन कहाँ है और खील किसे बोलते हैं? तो ये दोनों आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल के सोमदेव को समर्पित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव के लिए समर्पित है। 10वां मंडल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पुरुष सूक्त एवं चतुर्वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। इसमें क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, जो क्या था? कर्म आधारित था। ये क्या था? कर्म आधारित था। लेकिन अभी उसके बाद जो आफ्टर वैदिक पीरियड उसे धर्म जाति आधारित बना दिया गया। ठीक है, 10वां मंडल के बारे में और भी विशेष जानकारी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वां मंडल को हम लोग महासूक्त बोलते हैं। यह सबसे नवीन मंडल है। इसमें एकात्मवाद, बहुतेवाद और साबीदवाद की भी चर्चा हुई है। पुरुष सूक्त का उल्लेख है, इसमें मध्यम वर्ण व्यवस्था का उद्भव के बारे में दिया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्राह्मण के जांग से वैश्य और ब्राह्मण के चरणों से शुद्ध, इसके भी वर्णन किया गया 10वां मंडल में। विवाह सूक्त है, नसदीय सूक्त है, उसके बाद नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया। हिरण्य और गर्भ सूक्त है। तो ये सब बस आप मतलब याद रखिएगा, कहीं पूछ दे किससे रिलेटेड है, बस आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, इसका जो टर्म है उसको याद रखना है, तो कौन कौन से टर्म इससे रिलेटेड है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद मुख्य ग्रंथ है, ऋग्वेद संहिता भी इसे कहते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। इसमें 3य मंडल में गायत्री मंत्र का है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध है, 8वां जो मंडल है उसमें हस्त ऋचाओं का संकलन है, 9वां में सोम देवता को समर्पित है और 10वां है पुरुष सूक्त एवं चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो है जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 10वां मंडल की और भी कुछ विशेषता है, उसको देखते हैं। यह सबसे नवीन मंडल है। एकात्मवाद और बहुतेवाद की चर्चा की गई है और पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था की उद्भव इसी में माना जाता है। तो इसको आप एकदम रट लीजिएगा। अन्य महासूक्त है, विवाह सूक्त है, नसदीय सूक्त, 21 नदियों का वर्णन, हिरण्य और गर्भ सूक्त।
की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में वर्णित कुछ नदी एवं उस समय का नाम भी है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा जो यूज है ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र किया गया है, ठीक है, जिसे उस समय हिरण्य कहा गया है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्य कहा गया, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती नदी। इसको जो है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है और इसका नाम भारेतमा, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है। यमुना नदी का जिक्र 3 बार है, गंगा नदी का मात्र 1 बार है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी इससे बन जाता है या स्टेटमेंट बना के पूछ दें। एक उसमें मरुधोवा नदी जो कश्मीर घाटी में बहने वाली नदी है, उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। अब कुछ हम ऋग्वेद की विशेषताएं जानकर इसको कंक्लूड करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो ऐत्रेय है और ऐत्रेय है जिसमें क्या है राजाभिषेक नियम और राजा की विजमता और धर्म स्थापिता के बारे में दिया गया, रूल्स ऑफ कोरिलेशन दिया गया। उसके बाद क्या है कौशितकी। कौशितकी में जर जोर जमीन को संघर्ष का मुख्य कारण बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर जोर जमीन को जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के कौशितकी में बताया गया है, ठीक है। आरण्यक है ऋग्वेद के ऐत्रेय और संखायन, ठीक है, इसको याद रखिए, कभी पूछ दे। तो उपनिषद और वेदांत ऐत्रेय है और इसमें भी क्या है कौशितकी है। ऋग्वेद में उपनिषद की संख्या 10 है, इसको याद रखिएगा। इसमें ओम शब्द का महत्व, ओम शब्द का क्या महत्व है उसका उल्लेख उपनिषद में मिलता है, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें मिलता है। उपवेद आयुर्वेद कहा गया, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई, ठीक है। तो इसका हम लोग याद रखें। ऋग्वेद को हम लोग क्या करते हैं रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद की जो नदी है प्रमुख नदी है सिंधु है जिसे हिरण्य कहा जाता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है जिसे मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा का उल्लेख 1 बार है। मरुधवा नदी कश्मीर घाटी में बहने वाली एक नदी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण जिसमें राज्याभिषेक से रिलेटेड नियम दिया गया है। और कौशितकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, उसमें जड़ जोरू जमीन को संघर्ष का कारण बताया है। आरण्यक में ऐत्रेयक है और संकायन है। उपनिषद और वेदांत, ऐत्रेय ब्राह्मण में 10 उपनिषद की संख्या, ओम का महत्व बताया गया है। कौशितकी में आत्मा के प्रतीक के प्राणत्व ब्रह्मा का वर्णन दिया गया है, ठीक है, ओम का उल्लेख किया गया। और उपवेद आयुर्वेद है, तो इसको आप याद रखिएगा, उपवेद आपका आयुर्वेद है।